साथियों, आज मैं आप सबका स्वागत कर रही हूँ लता पीएम शो में, जिसका नाम तो मैंने लिया था भूमि कन्या। लेकिन ये भूमि कन्या नाम लेने के बाद मेरे साथ काफ़ी सारे लोगों ने जो बातचीत की, वो बातचीत मैं आपके साथ प्रस्तुत करना चाहती हूँ। ये हुआ कि काफ़ी सारे लोगों ने कहा भूमि कन्या एक केवल सीता की याद आ जाती है, या ये मिथकों से जुड़ी हुई है, और भूमि जो है वो भूमि पुत्री भी हो सकता है। तब मैंने कहा कि पुत्र के विरुद्ध में पुत्री आ जाता है, तो फिर मैं भूमि पुत्री कैसे कहूंगी। तो फिर लोगों ने मुझे कहा कि लेकिन और भूमि पुत्र जब कहा जाता है तो इसका मतलब होता है कि भूमि का मालिक जो है, और अपना बेटा जैसे ही हो गया वैसे जमीन का मालिक ये पुत्र है। इस तरीके की एक धारणा है, और इसलिए किसानों को भूमि पुत्र कहा जाता है। लेकिन महिलाओं को कभी भूमि कन्या करके उस तरीके का रुतबा नहीं दिया गया। और वैसे भी हुआ कि सीता को जब राम ने छोड़ दिया, तो इस भूमि कन्या के साथ जुड़ी हुई एक कहानी तो है जो सीमांदो बुआ जैसे कहती है, वो सेकंड सेक्स वाली है। ये कहानी ये है कि बेटी हो तो छोड़ दो, बेटी जमीन में गाड़ दो, या बेटी को दूध पीती मार दो। तो इस देश में बेटियां कभी किसी को नहीं चाहिए ऐसे हुई। लेकिन ऐसा नहीं है, इस देश में ऐसी भी परंपराएं रही है, आदिवासी परंपरा रही है, बहुत सारी बहुजन परंपराएं रही है। इतना ही नहीं तो दक्षिण में भी ये परंपरा रही है कि बेटी हुई तो जन्म मनाया जाता था, बहुत जश्न मनाया जाता था। और मैं आपसे एक बात शेयर कर दूं, आज हमारे साथ शांति जी और नितिशा जुड़ी हुई है, तो मैं एक बात बता दूं आपको कि जब मुझे बेटी हुई और मेरी पहली डिलीवरी थी और बेटी हुई और मेरा सिजेरियन हुआ था, तो मुझे पता था कि मैं बेहोशी में रहूंगी था उस तरीके से। तो मैंने मेरे माँ को और पिताजी को बताया के रखा था कि मेरे पूरे सूतिका गृह जो है, जो मेरा हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल में अगर मुझे बेटी हुई तो पेढ़े बांटना जी, क्योंकि हमारे यहाँ पेढ़ा लड़के के लिए बांटा जाता है, और लड़कियों के लिए हमेशा जलेबी या तो बर्फी या तो कुछ कुछ है ही नहीं, और लड़की हुई तो उसके तरफ देखा भी नहीं जाता है। तो मेरी बेटी हुई, और मातृ सेवा संघ जो नागपुर का अस्पताल है, वहाँ पहली बार बेटी के जन्म पर पेढ़े बांटे गए। तो बिटियां खुशी की चलिए। होती है, और मैं बिटियां उसी तरीके से मानती हूँ। और इसीलिए आज के शो में, जिसको हम भूमि कन्या कहे या नहीं, इसको लेकर एक थोड़ी बहस भी चल रही है, जिसको या तो मिट्टी की बेटियां कह सकते हैं, फिर या तो धरती की छोरियां कह सकते हैं। धरती की। हाँ, तो ये धीरे धीरे, जैसे हेमलता महेश्वर जो हमारी सबकी दोस्त है, अखिल हम्म। भारतीय दलित लेखिका संघ की, उन्होंने मुझे कहा कि लता देखो, बहुत अच्छी सी देशज खुशबू भी है, तो क्यों ना मिट्टी की बेटियां करें। तो मैं आप सबको बता दूं कि पहले नाम से ही इसको लेकर बहुत सारी बातें हुई है, तो ये शो जरूर हिट होगा ऐसा मुझे लगता है। और इस शो में बिल्कुल। मैं स्वागत करती हूँ शांति खालको जी का, और मैं स्वागत करती हूँ जी। नितिशा खालको जी का। माँ बेटी दोनों आई है, और दोनों भी इतनी और इतनी खूबसूरत। मेरी मेरी सबसे पहली पहचान हुई नितिशा से, और नितिशा दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाती भी है, और जेएनयू की पीएचडी की बस आखिरी उनका आखिरी कड़ी रह गई है। और जैसे ही मेरी इनसे मुलाकात हुई कुछ बहुजन संवाद में 5-6 महीने के पहले, तब से लेकर नितिशा और मेरी दोस्ती बनी है। और मुझे पता नहीं ये सिस्टरहुड कहाँ से उगकर आया है। तो कभी कभी तो लगता है कि बेटियों के साथ साथ सिस्टरहुड वाला भी कहीं नाम आ ही जाए मेरे श्रृंखला में। तो ये जो बहन चारा है, ये जो भगिनी भाव है, उसके तहत मैं स्वागत करती हूँ नितिशा और शांति जी का। जबकि शांति जी भी मेरे एक शो में वैसे जुड़ी थी, और झारखंड की आदिवासी महिलाओं की आवाज के तौर पे तब तक शांति जी और नितिशा का मुझे रिश्ता नहीं मालूम था, क्योंकि सरनेम कभी कभी एक जैसे होते हैं। लेकिन होते मैं हैं। नितिशा जी का एक बहुत खूबसूरत जो उनका फोन पे उन्होंने सेव किया हुआ था अपने मम्मी के लिए,
तो मुझे तब पता चला कि शांति जी इनकी माँ है, और ये बहुत खूबसूरत है, वो आप बताना जरूर। तो मैं आप दोनों का स्वागत करती हूँ। शांति बाग में विनोबा भावे विश्वविद्यालय में वो विजिटिंग प्रोफेसर है, और इतना ही नहीं तो ये देखो पीछे कितनी किताबें हैं। ये महिलाएं आदिवासी महिलाएं इतनी कैसी पढ़ी लिखी, ऐसा जो एक समझ लोगों में होता है उसको एक पूरा का पूरा छेद देने की बात, यानी जिसको हम कहते हैं डीमिस्टिफिकेशन करने के बाद भी हमारे इस शो में रहेगी। और इसलिए जी हाँ शांति जी। जी और नीतिशा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको शुरुआत करूंगी कुछ थोड़े से हल्के से सवाल पूछकर, लेकिन हमारी ये बातचीत बहुत खुली बातचीत होगी। और ये खुली बातचीत इसलिए भी होगी कि एक कन्या करके किस तरीके से स्वागत होता है। जब आप झारखंड में आपका जन्म हुआ तो शांति जी को क्या लगा, और शांति जी का जन्म हुआ तब क्या लगा, और ये पूरे समुदाय में किस तरीके से बेटियों को देखा जाता है। मैं ये भी समझना चाहूंगी कि आपके समुदाय में जितनी बेटियां हैं उनको लेकर के हमारी कुछ पहले भी बातचीत हुई थी। जिस तरीके की धरोहर है, जिस तरीके की विरासत है, आपकी जो देशज भाषा है उसको लेकर जो आप काम कर रहे हैं, या जसिंता की कविता पढ़ती हूँ, या फिर निर्मला पुतुल की कविता पढ़ती हूँ, आपका लेखन पढ़ती हूँ, ये देखकर मुझे लगता है कि ये क्या है, ये क्या है, ये जो मैं देख रही हूँ, ये जो मैं पढ़ रही हूँ, ये मैं नागपुर में रहती थी, जब मैं मुंबई में आई तो मैंने ये खोया है। वो खोया हुआ मुझे आप देते हो, क्योंकि मैंने वो खोया है। वो मैं मिट्टी की सौंधी खुशबू तो खोई है, लेकिन मैंने वो जंगल खोया है, मैंने वो पहाड़ी खोई है, क्योंकि दंडकारण्य के जी पास आ हाँ। जाता है नागपुर, और मेरे घर के पीछे पीछे जंगल ही जंगल था मेरे बचपन में। तो वो सारी यादें आप लोग जिंदा कर देते हो। तो बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं पहले शांति जी के पास जाती हूँ, मैं आपके जीवन में एक बिटिया आने के बाद का बदलाव क्या हुआ, और उसके बाद मैं नितिशा के पास आती हूँ। शांति जी। नितिशा मेरी छोटी बेटी है। हम्म। अ, इससे पहले इससे बड़ी बहन एक है मनीषा। तो वो जब पैदा हुई, मुझे अंदर से इतनी खुशी हुई कि उस खुशी की अनुभूति सिर्फ मैं कर सकती हूँ, वो मैं बता नहीं सकती हूँ। ये जो अनुभूति था वो। और चूंकि बेटे और बेटी में फर्क तो मुझे समझ में नहीं आता था, क्योंकि ये उम्र भी नहीं थी जब ये बच्चे पैदा हुए, तो ये समझ में नहीं था। लेकिन जो समाज में मैं देखा करती थी कि बेटे होने से खुशियां थोड़ी अलग होती थी और बेटियां होने से थोड़ा अलग। लेकिन ये प्रभाव हमारे आदिवासी समाज में नहीं के बराबर में ऐसा है, क्योंकि ये जो बाहरी प्रभाव जब पड़ता है, हम लोग अभी शहर में रहते हैं, शहरी प्रभाव जो पड़ता है जिसमें मिक्स सभी तरह के लोग रहते हैं, तो उनका प्रभाव थोड़ा बहुत ना चाहते हुए भी पड़ जाता है। और वहां से आता है बेटे और बेटी में फर्क का जो भी थोड़ा बहुत दिमाग में चलता है, वो वहां से आता है। ऐसे समाज में नहीं है बेटे और बेटी में फर्क। तो मुझे भी समझ में नहीं आता था इस तरह का फर्क। दो बेटियां, नितिशा जो है छोटी बेटी है, तो ये दोनों के बाद ही हम लोग चाहते थे कि ना अब बस दो। लेकिन फिर धीरे धीरे लोगों के संपर्क में, गांव घर में या परिवार में, नहीं एक बेटा आना चाहिए, एक बेटा आना चाहिए। तो लास्टली फिर हम लोगों ने भी सोचा चलो ठीक है, फिर एक बेटा हुआ। तो इस तरह से 3 बच्चे हैं। तो ऐसा कुछ भी समाज में नहीं है। और अगर हम गाँव में देखें तो बेटियां होने पर ज्यादा खुशियां मनाई जाती है, क्योंकि बेटियां जैसे चलना शुरू करती है घर के कामों में सभी को हाथ बटाती है, सभी को मदद करती है, सभी को सहयोग करती है। तो इस तरह से और एक मनोरंजन का भी वो साधन बन जाती है। बेटियां गाती है, नाचती है, बोलती है, तो सबको बहुत आनंद देती है, सब बहुत खुश होते हैं। तो इसलिए बेटियों और बेटों में फर्क नहीं है, जो है वो अभी के परिवर्तित आधुनिक युग में हम कह सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि बेटी को कुड़कू में क्या कहते हैं, बिटिया को कुड़कू में क्या कहते हैं। बेटी को तो बेटी ही बोलते हैं, लेकिन लड़की के लिए अलग शब्द है। हाँ, क्या है शब्द।
कुकोए। कुकुए। तो कुकोए। हाँ। नीतिशा कुकुए, आप बताइए जी कि कैसे आपको अपनी बड़ी दीदी, आपकी माँ और आजू बाजू की जो महिलाएं दिख रही थी बचपन से लेकर अभी तक, तो क्या हाँ। लगा आपको? और आपका जन्म शहर में हुआ या फिर आप भी आप तब तक गांव में जन्म हुआ और गांव बाद में देखा, कैसे रहा नीतिशा जी? सभी को सादर जोहार और जय भीम। आज इस आयोजन में मधुकर दी को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने माँ बेटी को आमने सामने किया है। और एक ये लता प्रतिभा मधुकर, मधुकर मेरे पापा जी का नाम है और प्रतिभा मेरे माँ का नाम है और लता मेरा नाम है, ठीक है? हाँ। तो मैं लता दी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी और अपनी बात जो उन्होंने मुझसे पूछा है कि एक बेटी होने के नाते अपने सराउंडिंग्स में आपने महिलाओं को किस रूप में देखा है। तो मुझे लगता है मैं अगर अपने जीवन की धुरी बोलना चाहूँ कि जहाँ से शुरुआत होती है, तो मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग नानी पाया, मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग दादी देखा, मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग माँ को पाया। और उसके बाद मुझे पूरी तरह से दिल्ली लाने का श्रेय मेरी बड़ी सिस्टर को है। तो इन सभी महिलाओं ने मुझे स्टेप अप करने में जो उनकी अपनी जिंदगी की जिम्मेवारियां थी और उनका जो वो सफलतापूर्वक निर्वाह कर रही थी, वो मुझे बहुत स्ट्रांगनेस देता है। और मुझे लगता है कि मुझे किसी भी कार्य के लिए बाबा को नहीं बोलना है, भाई को नहीं पूछना है, किसी मेल फ्रेंड को नहीं ढूंढना है, बल्कि जिस तरीके से नानी करती रही है, जिस तरीके से दादी की है, जिस तरीके से माँ कर रही है, मुझे खुद उनके जैसे करना है। और इसी तरीके से मैंने देखते हुए, जो होता है बच्चा लर्न करता है घर से। और मेरे घर में मेरी नानी जो थी, हाँ, जो मैं बुआ नानी की मैं बात करूं, क्योंकि हमने अपनी ओरिजिनल नानी को नहीं देखा था, वो बहुत छोटे में एक्सपायर कर चुकी थी। और बुआ नानी ने मम्मी लोगों को पाला था, और इसीलिए हम लोग ये भी नहीं जानते थे कि बुआ नानी कोई अलग चीज होती है और मेरी अपनी नानी कोई अलग चीज होती है। तो जो बुआ नानी थी वो अनमैरिड रही और उन्होंने तय किया कि मैं अपने भाभी के इन बच्चों के साथ कोई दो मुहा व्यवहार ना करे। इसके लिए उन्होंने शादी न करने का डिसीजन लिया और इन बच्चों को उन्होंने पाला। तो एक पोलियो से ग्रसित महिला जिन्होंने स्कूल टीचर की अपनी भूमिका निभाई, बहुत ऑनेस्टली उन्होंने अपने नातिनों को पाला और उन नातिनों में ये चीज सिखाया कि जो चीज मैं खुद के लिए अवेल करूं, उससे पहले मुझे अपने सराउंडिंग्स में अपने लोगों के लिए वो चीजें करनी है। और तभी मैं उनसे मैं ये एक आशा कर सकती हूँ कि उसके बाद मैं पहनूं। कई बार मेरे मन में ये ख्याल आता था कि नानी के पास तो बहुत पैसा है, नानी तो अर्न करती है, नानी क्यों नहीं अपने लिए गाड़ी लेती हैं, क्यों नहीं गहने बनवाती हैं, क्यों नहीं ऐसे रहती हैं, और बहुत बड़ा बड़ा घर क्यों नहीं बनाती हैं। तो नानी ने इसका मुझे जवाब दिया था और वो मेरे लिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। उन्होंने बोला कि जिस दिन बेटा मैं सबको करने लायक हो जाऊंगी ना, मेरे जो भी भाई बहन है, मेरा जो भी परिवार है, मेरे जो भी लोग हैं, उनके लिए जिस दिन सबके लिए कर लूंगी, उस दिन मैं अपने लिए करूंगी उसके बाद। तो ये चीज मैंने उनसे सीखी और मुझे आज भी मेरे जो कलीग्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, वो बोलते हैं कि तुम लड़कियों की तरह से नहीं रहती हो, सुंदर दिखना तुम्हारा ख्वाहिश नहीं है, तुम बहुत सिंपल रहती हो, क्या बात है तुम कान में गले में नहीं पहनती हो। तो मेरा एकमात्र मतलब वही स्टोरी याद आ जाती है कि ओ नानी ने तो मुझे ये सिखाया हुआ है, नानी ने तो ये बोला हुआ है। तो नानी अपाहिज होने के बावजूद पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के बस से अपना जो भी 10 किलोमीटर की रेंज का जो उनका कार्य क्षेत्र था, वहां वो अप एंड डाउन करती थी और उन्होंने अपनी सुविधा की कोई सामग्री, कोई जायदाद उन्होंने नहीं जोड़ी। तो ये जो एक्सपीरियंस हम लोगों ने देखा आंखों से, तो उसके बाद यही समझ में आया, जब नानी अपने परिवार के लिए कर सकती है, तो मेरा अपना परिवार जब मेरी समझदारी आंदोलनों की बढ़ती है, तो मैं बोलती हूँ कि ये घेरा मेरा बढ़ेगा। ये मेरा ओन परिवार ना होके, ये मेरा ओन कम्युनिटी ना होकर के एक पूरा बृहद समाज बनेगा और उस बृहद समाज के लिए मुझे कुछ करना है। नीतिशा जी, जो आप बोल रही हो उसमें शांति जी को भी जोड़ देती हूँ। शांति जी, आप बीच में भी कभी बोल सकती हो। सवाल ये है कि जब बुआ नानी ऐसे, तो आप नानी की बात कर रहे हो। मेरी नानी भी चौथी पास थी,
तो उस समय आपकी और मेरी उम्र में फर्क है, मैं शांति जी के उम्र की होंगी। तो शांति जी, मुझे इस तरीके की सुविधाएं आदिवासी लड़कियां पढ़ने लगी थी तो क्या माहौल था, और कब से आदिवासी लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए, और जब ये खोले गए और आज झारखंड की स्थितियों में लोग जब हमेशा वर्णन करते हैं आदिवासी महिलाएं पिछड़ी हुई है, और हालांकि साहित्य में देखो या फिर काफी सारे अलग अलग क्षेत्र में, अभी स्पोर्ट्स में भी देखो, या फिर हम जिसमें देखें कारीगरी में देखो, या फिर कलाकारी जो हो, या फिर साइंस में, तो इसमें मुझे झारखंड की तो कितनी सारी महिलाएं दिखती है। तो फिर इस तरीके का जो एक मिथक बना के रखा है कि बहुत पिछड़ी है, तो वो पिछड़ापन क्या है? क्या सचमुच सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़ी है, या सांस्कृतिक दृष्टि के तौर पे उनको पिछड़ा रखा गया है? तो दोनों भी बोल सकते हैं। पहले शांति जी, आप जरा बुआ नानी के बारे में जरूर बताइएगा। मेरी बुआ है तो नितिशा की नानी हुई। तो मेरी बुआ बचपन से ही उनको पोलियो हो गया था, और मेरे दादाजी जो थे उन्होंने ये सोचा कि नहीं, ये कैसे अपना लाइफ बिताएगी, इनको पढ़ाना बहुत जरूरी है, तो इसको मैं पढ़ाऊंगा। और तब उस समय में उन्होंने कस्तूरबा स्कूल जो हॉस्टल हुआ करता था लोहरदगा जिले में, वहां पर उनको हॉस्टल में डाल करके उनको पढ़ाई कराई, क्योंकि गांव में तो स्कूल बहुत कम होते थे उस समय में। तो कस्तूरबा गर्ल्स हॉस्टल में डाल करके उनकी पढ़ाई कराई। मैट्रिक करने के बाद उनको टीचर ट्रेनिंग के लिए डाल्टनगंज भेज दिया, और वहां से ट्रेनिंग करके तुरंत से उनकी नौकरी हो गई। जब नौकरी हो गई तो वो अनमैरिड थी, तो वो सोची कि मैं अकेले कैसे रहूंगी। तो तब मैं छोटी थी, 3 साल की, मुझे और दादी जी को लेकर के वो अपने नौकरी वाले स्थान पर चली गई। तो उनके साथ रहकर, उनके साथ जीवन जीकर, उनका जो संघर्ष मैंने देखा था, या उनकी जो सीख मुझे मिली थी, वो मेरे जीवन में बहुत काम आई। और उनके साथ रहकर अपने लिए, जैसे नितिशा बोल रही थी कि अपने परिवार के लोगों के लिए सब कुछ जोड़ना, तो वो चीज मैंने भी अपनी बुआ से सीखा। और वो जिस तरह से मेहनत करती थी, या समाज में परिवार के जो तौर तरीके हैं, वो मतलब लड़कियों को बहुत अच्छी तरह से सभी कामों में क्या बोलेंगे उसको, सीखना मतलब जरूरी है। और स्कूलों में, स्कूल जाना जैसे घर के कामों में दक्ष होती है, उसी तरह पढ़ाई में भी दक्ष होना चाहिए। और इसीलिए जब मेरी माँ का जब देहांत होता है, तब 6 क्लास में पढ़ती थी, तो इनकी पढ़ाई न छूटे यह कहकर छोटे भाई, मेरा छोटा भाई जो 1.5 साल का था, उसको अपने साथ रख के उसका पालन पोषण करने लगी, और हमें फ्री छोड़ दिया कि तुम पढ़ाई करो। तो इस तरह से बुआ के सहयोग के बिना मैं पढ़ नहीं सकती थी, क्योंकि मुझे छोटे भाई की रखवाली करनी पड़ती, देखभाल करनी पड़ती। तो मेरा पढ़ाई का पूरा श्रेय मैट्रिक पास करने तक बुआ का है। और शादी के लिए जब मेरी बात हुई, तो मैंने ससुराल वालों से, मेरी सास जब देखने गई थी, मैंने यही कहा था कि मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ने की बहुत इच्छा थी, बहुत शौक था पढ़ने का। तो मैंने यही कहा था कि मुझे पढ़ने दोगे, पढ़ाओगे, तभी शादी के लिए ओके है। तो तो ये सास का जवाब था, क्या करती थी जब आप पढ़ रही थी? तो आपके तो बुआ, आपकी बुआ पढ़ी थी, लेकिन बाकी आदिवासी समुदाय में महिलाएं काम पर जाती थी, खेती करती थी, या बाकी कोई पढ़ती नहीं थी, जिसको आप जिक्र कर रही हो कि आपको पढ़ना ही है? तो क्या पढ़ने के लिए उस तरीके से समय नहीं था, गरीबी थी, या फिर उस तरीके से लोगों ने सोचा ही नहीं था कि लड़कियों ने पढ़ना चाहिए? कैसी स्थिति थी? नहीं, पढ़ने के लिए एक वातावरण जो होता है गाँव में, वो ज्यादातर काम पर ध्यान होता है। परिवार में माताएं या घर के जो भी अभिभावक होते हैं, वो सोचते हैं कि मेरा घर का काम हो, और पढ़ाई में बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रहता था। उस समय की बात मैं कर रही हूँ। अब तो लोग पढ़ने पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। हम लोग जब पढ़ने के उम्र में थे, तब भी गाँवों में पढ़ाई का एक माहौल था, लोग जाते थे। जगह जगह पर सरकारी स्कूल खुल चुके थे,
और पढ़ाई के प्रति रुझान था। कुछ ही परिवार ऐसा था जो काम पर ज्यादा ध्यान देते थे, और पढ़ने वाली लड़कियां भी मतलब घर का काम सुबह और शाम में अपना पूरी तरह ईमानदारी से करके, फिर बीच का समय स्कूल में, फिर रात के समय में अपना खाना वाना बना खिला करके फिर अपना पढ़ाई में। इसलिए आप देखिएगा तो शिक्षा का जो प्रतिशत है झारखंड में कम नहीं है, लेकिन जो भी आंकड़े यहाँ पे आते हैं उस आंकड़े का सरकारी हेरफेर क्या होता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन महिला महिला शिक्षा जो है झारखंड में बहुत अच्छा प्रतिशत है यहाँ। बस रोजगार की बात करें तो रोजगार के लिए सरकार के पास कोई नीति नहीं है, कोई प्लान नहीं है, और इसीलिए इतनी बेरोजगार महिलाएं यहाँ पे पड़ी हुई हैं। और उसके कारण, रोजगार नहीं मिलने के कारण, शिक्षित महिलाएं भी रेजा का काम, कुली का काम करने के लिए जाती है दैनिक मजदूरी पर। मेरे घर में जो एक रेंटर रहती है लड़की, एमए बीएड की हुई है, और अभी रोज दिन वही मजदूरी का काम करके 300 रुपया कमाती है। तो इसलिए हम, लेकिन रोजगार नहीं है। मैं नितिशा के रोजगार नहीं है। नितिशा, इसके पीछे का जो आप जैसे बोल रही थी कि सिनगी दई हो या कैली दई हो या फूलो जानो हो, ये जो आदिवासी महिलाएं रही है जिनकी विरासत के बारे में शांति जी भी पढ़ाती है, आप भी पढ़ाती हो, तो ये क्या विरासत रही है। और जैसे सावित्री बाई फुले का नाम हम महाराष्ट्र में लेते हैं, तो झारखंड में अलग अलग क्षेत्र में आई, तो झारखंड की महिलाओं का जो दैदीप्यमान इतिहास है, जो आदिवासी महिलाओं का भी रहा है, और आदिवासी महिलाओं का जो इतिहास हम किसी को मालूम नहीं, आज जरूर साझा कीजिएगा धरती की बेटियों में या फिर मिट्टी की बेटियों में या फिर भूमि कन्याओं में। तो जरूर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, जरूर। ठीक है जी। लता साई, तो साथियों, मैं फिर से वापस आ गई हूँ और हमारे साथ फिर से जुड़ी हुई है शांति खालको जी, और कुछ ही देर में हमारे साथ नितिशा भी जुड़ जाएगी। तो हमारा एक सवाल था शांति जी आपको, और जैसे कि महाराष्ट्र कह देते हैं तो सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, या फिर हम उत्तर प्रदेश में चले जाते हैं तो रुकैया सखावत हुसैन हमें दिखती है, हमें दिखता है कादम्बिनी गांगुली, हमें दिखते हैं मुथु लक्ष्मी रेड्डी, हमें दिखती है डॉक्टर रखमाबाई जो पहली प्रैक्टिसिंग डॉक्टर थी। तो उस तरीके से झारखंड की महिलाओं के बारे में जो पढ़ी लिखी, वो एक कौन सी विरासत है जो आप मानती हो कि इन महिलाओं ने हमें एक बहुत बड़ी प्रेरणा दी, तो उनके बारे में थोड़ा बताइएगा शांति जी। और कुड़कुट के बारे में भी बताइएगा कि इस लैंग्वेज की क्या बात है, इस भाषा का परिमल क्या है, इसका सुगंध क्या है, इसके बारे में भी बताइए शांति जी। पुनः सबों को मैं जोहार करती हूँ, जय झारखंड करती हूँ। और आपका जो सवाल है, झारखंड में कई तरह की आदिवासी जातियां रहती है, जिसको भारत सरकार ने जनजाति एक शेड्यूल किया ना, तो शेड्यूल ट्राइब जिसको हम जनजाति कह रहे हैं, वो हम लोग आदिवासी कहते हैं, हम लोग जनजाति नहीं कहते हैं। तो बहुत ये भी क्यों आदिवासी कहते हैं? आप आदिवासी कहना क्यों पसंद करते हैं, जनजाति क्यों नहीं? हम जनजाति को जब परिभाषित करते हैं तो किसी एक जगह पे नहीं पहुंच पाते हैं, जबकि आदिवासी शब्द में हम एक निश्चित जगह पे पहुंच पाते हैं कि हम आदिवासी हैं, मतलब हम शुरू से रहने वाले हम बिल्कुल लोग हैं। हाँ, तो वो एक जगह पे हम पहुंचते हैं जिसको जनजाति में हमें कोई परिभाषा नहीं मिलता, कुछ हम पाते नहीं है उसमें। तो इसलिए हम आदिवासी शब्द को पसंद करते हैं। और आदिवासी जाति की जब यहाँ बात करते हैं तो कई तरह की आदिवासी जातियां यहाँ पे रहती है, जिसमें मैं जो हूँ कुड़ुक हमारी मातृभाषा भी है, और कुड़ुक हम आदिवासी अपने को आदिवासी कुड़ुक आदिवासी के नाम से जानते हैं। और हमारी भाषा जो है, मातृभाषा जो है वो कुड़ुक है, और हमारे लोग कुड़ुक भाषा में बात करते हैं, कुड़ुक भाषा में जीवन जीते हैं। सभी तरह की जो हम पाते हैं अपने जीवन में, उसमें हम अपने भाषा से ही पाते हैं, और इसीलिए लोग कुड़ुक भाषा में बात करते हैं और उसको बचा कर रखना चाहते हैं, क्योंकि भाषा एक ऐसी संपत्ति है जिसमें जीवन का संपूर्ण है उसमें।
अपनी संस्कृति है, अपना धर्म है, अपना समाज है, अपना संपूर्ण जीवन है उसमें, इसलिए हम अपनी भाषा को नहीं छोड़ सकते हैं। हमारे जो भाषा है उसी में जीवन जीने का जो तरीका है, जो शब्द की संपूर्णता है, वो सभी चीज भाषा में है। और इसीलिए हम कुड़ुख भाषा की पढ़ाई करना चाहते हैं, क्योंकि सरकार के पास जो भी नीतियां हैं उसमें भाषा को महत्व नहीं दिया जाता है। हिंदी और अंग्रेजी का जमाना है, ग्लोबलाइजेशन का समय है, तो कहीं ना कहीं मातृभाषाएं पीछे छूट जाती है। यहाँ पे कई तरह के आदिवासी समुदाय हैं, जिसमें मुंडा भी है, हम कुड़ुख है, कुड़ुख को उरांव भी कहते हैं लोग, उरांव हाँ। भाषा, कुड़ुख भाषा, मुंडा लोग हैं, मुंडारी भाषा, संथाल है, संथाली भाषा है। इस तरह 5 जो बड़ी आदिवासी जातियां हैं, जिनकी पढ़ाई अभी कुछ वर्षों से 80 के दशक से विश्वविद्यालयों में हो रही है। तो इससे थोड़ा सा एक उम्मीद जगता है, एक रास्ता दिखता है कि हम अपनी भाषाओं में पढ़ेंगे तो हम किसी चीज को जल्दी पकड़ पाएंगे, जल्दी सीख पाएंगे। जो गांव का माहौल रहता है उसमें इस तरह की परिस्थितियां हम देखते हैं, और इसलिए हम ये अपना प्राथमिकता हमारी ये है कि हम अपनी ही भाषाओं में पढ़ाई करेंगे। और जब अभी अपनी भाषाओं में पढ़ाई कर रहे हैं तो आप देखेंगे इतनी ज्यादा संख्या है छात्र छात्राओं की, अपनी भाषा के प्रति जो रुझान है वो दिखाई पड़ता है। और अभी इतने ज्यादा बच्चे पीएचडी की डिग्री ले लेकर बैठे पड़े हैं, जिनको रोजगार अभी नहीं मिल रहा है। ये तो अभी की बात है। जब आपके सवाल के अनुसार जो पहले की बात है, हम एलिस एक्का की बात करते हैं, जो 1942 31 या 42 में कंफ्यूजन कर रही हूँ, उस समय की ग्रेजुएट है और उस समय से वो लिखती रही हैं। तब लेखन के क्षेत्र में उनकी एक पुस्तक उसी के समय में छपा गया है, मतलब वो कविताएं थी। तो आप बताइए कि मतलब लेखन में या पाठन में रुचि की कमी नहीं रही है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि उनको सुविधाएं बहुत कम मिली उस समय के अनुसार। और जो अभी नितिशा जो बता रही थी कि जो मिशनरीज आए, उन्होंने जो शिक्षा की व्यवस्था की, वो सबसे पहले हमारे लोगों के लिए वो बहुत फायदेमंद रहा। आज भी हमारे यहाँ आप देखेंगे तो ऐसे ऐसे बीहड़, जंगल और पहाड़ और नदियां हैं, आज भी वहां पर सरकारी स्कूलों या स्वास्थ्य केंद्रों की पहुंच नहीं हो पाई है। और वैसे जगहों पर मिशनरीज ने स्कूल खोले, स्वास्थ्य केंद्र खोले, और वहां से लोग पढ़ पढ़ के निकले। कितनी महिलाएं, कितनी लड़कियां आज विदेशों में काम कर रही हैं, कितने लोग हैं जो बाहर में हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं लोग। तो ये हम सबसे पहले हम मिशनरीज को ही नाम लेंगे, उन्हीं का हम योगदान मानेंगे, क्योंकि सरकार ने बहुत बाद में स्कूल खोला है। हमारे रांची जिला स्कूल, रांची में जो जिला स्कूल खोला गया सरकारी स्कूल, उससे पहले कई मिशनरी स्कूल यहाँ पे खुल चुके थे और हमारे लोग वहाँ पढ़ने जाते थे। तो इसलिए हम उनकी योगदान को भूल नहीं पाते हैं। और एलिस एक्का की बात, ये बात तो है ही। मुझे नितिशा से और आपसे भी पूछना था कि कुड़ुख भाषा के बारे में, जिसको आप बचाने की भी बात कर रही नितिशा, आप बहुत लिख भी रही थी उसके बारे में और आपकी माँ पढ़ाती भी है। तो ये जो रिश्ता है आपका देशी अपनी खास स्थानीय भाषा से भी, आदिवासियों का अपनी भाषा से और जो संस्कृति से, जिसमें मुझे खास तौर पे दोनों को पूछना है कि एक आप हमेशा बात करती हो कि एक बहुविध संस्कृति रही है। लोग समझते हैं कि आदिवासी यानी भील, आदिवासी यानी मुंडा, उनको पता ही नहीं है कि कितने आदिवासी है। और इस देश में आदिवासियों में भी बहुविधता है, और ये इतने आदिवासी होने के बाद उनको इस तरीके की एक शिक्षा जो हुई वो एक मिशनरी स्कूल से मिली। लेकिन ये बात कब उठी, जब हमें अपनी देशज शिक्षा भी होनी चाहिए, और उसमें महिलाओं का भी योगदान। और आदिवासी खास तौर पे मुझे पता है कि इतने आदिवासी म्यूजियम बने हैं अभी, या आदिवासी धरोहर को लेकर काफ़ी काम हो रहा है। तो उसमें झारखंड का योगदान पूरी आदिवासी जो एक आदिवासी संस्कृति के नाम पे भारत में जिस तरीके का एक बहुत गुब्बारा बनाया है कि सारे पिछड़े के पिछड़े ही है,
कुछ नहीं कर रहे हैं, इसको किस तरीके का छेद ये आपकी विरासत देती है। तो मैं नितिशा जी के पास आती हूँ। बहुत महत्वपूर्ण बातें शांति जी ने आप आने के पहले साझा की है, आप उसके आगे की बातें साझा कीजिए। हमारे पास जो समय है, हम 8:15 को खत्म करेंगे सारी बातें, तो 8:15 तक हम बात करेंगे। तो नितिशा जी पहले आप रखिएगा। आपकी आवाज नहीं आ रही है नितिशा जी, आपका हाँ, माइक। हाँ। आदिवासियों के बीच में मिशनरियों के काम को हम लोगों ने देखा जाना, और मैं बहुत खुल करके इस बात को कह सकती हूँ कि जितने भी आज आदिवासी साहित्य के पुरोधागण हैं, उनकी अगर स्कूलिंग और एजुकेशन को आप पीछे जाके देखने की कोशिश करेंगे तो उनकी 1 या 2 पीढ़ियों से उनके घरों में ये मिशनरी एजुकेशन की बदौलत ही वो आज आपको यहाँ पे दिख पा रहे हैं। मैं खुद भी अपने आप को दावा करती हूँ कि उनके एब्सेंस में सरकारी स्कूलों से पढ़ करके दिल्ली विश्वविद्यालय की शिक्षिका बनने का ख्वाब मैं कभी नहीं देख सकती थी, जेन वाइट होने का ख्वाब मैं कभी नहीं देख सकती थी, लेकिन ये सब एक पॉसिबिलिटी हम लोगों के बीच में जाकर के उन लोगों ने पूरा किया। ये एक पक्ष हुआ। मैं उससे पहले आपको और पीछे ले जाना चाहूँ तो हमारे आदिवासी उरांव समाज में जिसकी भाषा कुड़ुक है, उसके पास उनका अपना एक एजुकेशन सिस्टम था जिसको कि हम लोग यूथ डॉर्मेट्री इंग्लिश में और सोशियोलॉजिकल टर्म में कह लेते हैं, लेकिन हम अपनी भाषा में उसको धुमकुड़िया कहते हैं। अच्छा, ये गोटुल का ही एक रूप है क्या? या जी। तो धुमकुड़िया यहाँ पे सारे लोगों को जन्म के साथ में वहां पे संस्कार करके वहां पे उसको एजुकेशन करने के लिए डाल दिया जाता था। मेल और फीमेल के लिए अलग अलग 2 धुमकुड़िया हुआ करते थे, और वो अपने जीवन यापन को जीने के लिए जो भी स्किल डेवलपमेंट हो सकता है, चाहे वो हल जोतना हो, बीज बोना हो, गीत गाना हो, शादी ब्याह के नियम और संस्कार हो, या कोई टफ सिचुएशन आ गया है उसमें आपको पॉलिटिकली कैसे असर्ट करना है, आपका जो पढ़ा व्यवस्था जो एक राजनीतिक संस्थान था उसमें किस तरीके से न्याय के प्रति आपको ईमानदारी दिखानी है, कैसे आपको जेंडर के टुवर्ड्स जो भी छोटे से छोटे एक प्रॉब्लम्स आ जाते थे उसको कैसे निपटाया जाए, उसकी जो शिक्षा दीक्षा है शादी से पूर्व तक उस धुमकुड़िया में एडमिशन लेना और उसमें उन चीजों को सीखना एकदम कंपलसरी हुआ करता था, और उसके बाद ही आप जाकर के योग्य होते थे, और शादी करने के साथ में आपकी धुमकुड़िया की जो सदस्यता थी वो खत्म कर दी जाती थी। तो ये सिस्टम हमारे पास पहले से था, और फिर बाद में मिशनरियों ने देखा, फिर बाद में अन्य जो समाज के लोगों से संपर्क बढ़ा आदिवासियों का, उन्होंने देखा, तो उन्होंने क्या कुछ लिखा है वो हम लोगों के सामने जग जाहिर है कि ये सेक्स करने का अच्छा था, और यहाँ पे फ्री सेक्स का कॉन्सेप्ट। तो जो आपके नजर में है वही चीजें आप एक स्त्री और पुरुष के सहज संबंधों को भी देखने के लिए आपके पास तैयार है, चश्मा तैयार है। ये जो पूरा एक बात, ये जो पूरा बता दूं सारे दर्शकों को कि जो संस्कृति सभ्यता के नाम पर विकसित की गई भारत में, उस संस्कृति में मनुस्मृति के और बाकी जो पारंपरिक तौर पे स्त्री पुरुषों की जिस तरीके के रिश्ते बुने गए और उन रिश्तों पर जिस तरीके की पाबंदियां अलग अलग सल्तनत हो या अलग अलग राज्यों में लाई गई, वैसे आदिवासियों में एक बहुत सहजता थी। इतना ही नहीं तो मेरी एक बात, मैं मेरे दोस्त से बात कर रही थी, वो कह रही थी कि अमेरिका में इतने जल्दी इन्होंने 18 साल तक के शादी को स्वीकार किया और उसके पहले डेटिंग को स्वीकार किया। वो कैसे? तो जब अमेरिका की खोज हुई उसके पहले तो वहाँ सारे आदिवासी रह रहे थे, तो वो आदिवासियों को पहले ही एक डेट करते हुए, अपने पूरे समाज को देखते हुए और अपनी बेटी और बेटे की पसंद को समझते हुए वो समाज जिस तरीके से जी रहा था उसको लेकर भी ये लोग प्रभावित हुए थे, ये समझा जाता है। तो अचानक से ये डेटिंग सिस्टम नहीं आई है, ये भी समझने जैसी बात है। ये केवल फ्री सेक्स वाली बात और ये सब जो है और आदिवासियों के माथे थोप देने की, जिस बहुत सुंदर धरोहर को एक बहुत विकृत धरोहर के रूप में जिस तरीके से समाजशास्त्रियों ने या इतिहासकारों ने पेश किया है, हालांकि उसको लेकर बहुत बातें हमें करनी पड़ेगी, लेकिन क्योंकि ये फिलहाल इन बातों को हमें स्त्रियों के साथ भी बाद में तो जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि स्त्रियों के सेक्सुअलिटी को और आदिवासी महिलाओं को हमेशा अवेलेबल है, इस तरीके से देखने से भी वो सारी चीज़ें जुड़ी हुई है, तो उसको लेकर भी थोड़ी बात रखेंगे, क्योंकि हमारे पास वैसे समय की जो कमी है। और आपको दोनों को मैं बार बार बुलाने वाली हूँ क्योंकि आप सचमुच एक देशज मिट्टी को और लोगों के सामने एक आदिवासी स्त्रीवाद की
पहली जो धरोहर होती है उसको लेकर आप सामने आ रही हैं। आपके साथ और भी आदिवासी बहनों को भी मैं बुलाऊंगी। तो नितिशा जी, जहां आप थी रुकी हुई वहां से आप शुरू कीजिए और बताइए कि ये कैसी विरासत रही है जिसको इन्होंने एक बदनाम करने की कोशिश की। जी, तो मैं ये बात आपके सामने रख रही थी कि धुमकुड़िया को जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया गया, उसी का एक विकृत रूपांतरण अगर आप देखने और समझने की कोशिश करिए तो वो आसिफा के साथ जो मंदिर के गर्भगृह में जो घटनाएं घटती हैं कश्मीर में, वही नांगल में कल परसों जो पिछले हफ्ते की घटना है कि शमशान घाट में पुजारियों के द्वारा वहां पे जो गैंग रेप होता है, तो ये आदिवासियों के पास बिल्कुल अनुपलब्ध चीज थी, जिसको कि आप लोगों ने जबरदस्ती आदिवासियों के मध्य खोजने की कोशिश की है। हम लोगों के पास इतना ज्यादा आदिवासियों के प्रति एक पूर्वाग्रह है, जो आपने बोला अवेलेबल होने के बाद, वाकई ये ओलंपिक में जितने मेडल्स लाने वाली महिलाएं हैं उसके साथ ये प्रश्न आ रहे हैं कि कितनी बार हम आपके लिए, आपके देश के लिए, हमारे देश के लिए ये प्रतिनिधित्व बार बार करेंगे, लेकिन उसके बावजूद आप सिर्फ ओलंपिक के दिन हमें याद कीजिएगा, बाकी दिन आपको वही गालियां और वही एक अवेलेबल स्त्री होने का एक जो तमगा नॉर्थ ईस्टर्न आदिवासी महिलाओं पे लगता रहा है, और जो हिंसा वो एक रेसिस्ट तरीके से झेलती रही है, जो कोरोना के बाद और ज्यादा बढ़ गई कि उन पर थूका तक जा रहा है, उनके साथ और मिसबिहेविंग के थिंग्स बढ़ गए हैं। तो हमें ये तय करना पड़ेगा कि इस भारत में जो एक सरकार आयोजित होता है राज्यसभा टीवी में, उसमें आदिवासियों पर किए गए कार्यक्रम का टाइटल दिया जाता है मैं भी भारत। माय गॉड, ये एक मिनट नितिशा, ये तो बहुत ही भयानक बात है। और आप जो कह रही हो, तो इस प्रोग्राम के जरिए हम आज इसकी निर्वत्सना करते हैं और निषेध करते हैं कि मैं भी भारत का मतलब क्या है, आप किस तरीके से देखते हो, और ये जो भारत है उसको आप अलग करने की कोशिश कर रहे हो। इसका मतलब आपकी मंशा साफ जाहिर है कि आप खास तौर पे जो आदिवासी राज्य बने उनको अपना नहीं मानते हो, आप विशिष्ट लोगों को आप नागरिक नहीं मानते हो। तो ये आज हमारे इस आपने बोलकर एक बहुत बड़ी देन दे दी है हम सबको कि हमें आदिवासियों की तरफ देखने का हमारा नजरिया, हमारा देशवासी का नजरिया नहीं है, तो उनको हम विदेशी कहते हैं। और जब आपको मेडल चाहिए है तब आपको बिल्कुल याद आ जाती है मीरा चानू की, और उसके हाथ में मीरा की एक तारी भी आप दे देते हो, और तब आपको याद आ जाती है कि मेरी कौम की। तो ये जो बातें हैं, ये बातें बहुत ही बहुत गंभीर बात है, और उस गंभीर बात की दखल शासन के तौर पे भी ली जानी चाहिए, महिलाओं ने लेनी चाहिए, सारे संगठनों ने लेनी चाहिए, आदिवासियों के साथ काम करने वाले सारे संगठनों ने इसके बारे में अगुवाई करते हुए, जो नितिशा जी ने और शांति जी ने जो बात रखी है, इसको लेकर मद्देनजर करते हुए हम सब इस भारत के लोग हैं, हम भारत के लोग इस संविधान के प्रियम्बल को जीने वाले लोग हैं, जो नितिशा जी कह रहे। आगे जरूर बोलिएगा नितिशा जी। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो राज्यसभा टीवी के इस कार्यक्रम को जब भी हम लोग देख रहे हैं, तो उसका जो शीर्षक है मैं भी भारत करके, श्याम सुंदर जी की मंशा बहुत अच्छी है, प्रेजेंटेशन और अप्रोच बहुत अच्छा है, उसके बावजूद इस पूरे थीम में जो टाइटल रखा गया है उसका आदिवासी समाज पूरा विरोध करता है, और भी के साथ में हमारी आइडेंटिटी कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं की जानी चाहिए, ये मैं इस मंच से यहाँ पे आज कहना चाहती हूँ। तो यहाँ पे मैं जो आदिवासियों के बीच में प्लुरलिटी है, जो विविधता है, वो सेलिब्रेट करने की जरूरत है। मैं बहुत अनअवेयर हूँ कि मैं झारखंड की भूमि से आती हूँ और मैं अपने गुजरात के आदिवासी समूहों को नहीं जानती हूँ, क्योंकि वो कभी हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा बना ही नहीं। और जो यूनिवर्सिटीज में आज ट्राइबल स्टडीज के नाम पे पढ़ाई कराई जा रही है, उसमें पूरे तरीके से एक खास लोगों का दबदबा है, जो सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी जानने वालों को वो जगह स्पेस कराता है प्रोवाइड, और अन्यों को वो आपको बोल देता है कि आप तो एलिजिबल नहीं है, क्योंकि हमारा कोर्स तो इंग्लिश में पढ़ाया जाना है, आप तो इंग्लिश बोल नहीं पाती हैं, आप तो हिंदी नहीं बोल पाती हैं, हम आपको कैसे एक शिक्षिका के तौर पर अपॉइंट करें। तो मैं आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक वाक्य बताती हूँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड का। मैं अपनी मदर को इंटरव्यू कराने के लिए लेके गई हूँ, किसी समर वेकेशन के दौरान में मैं रांची में थी, मैं पिछले 2-3 साल पहले की बात बता रही हूँ। और उस 2-3 साल पहले मैं जब इंटरव्यू कराने गई, तो मम्मी का जब वेरिफिकेशन हो रहा था डॉक्यूमेंट्स का, तो उनके पास पब्लिकेशन इतनी ज्यादा थी कि ट्रॉली में हम लोग लेके गए थे सारा सामान, और उस पब्लिकेशन को जब हमने वहां टेबल पे रखा और एपीआई काउंट हो रहा है, तो उन्होंने बोला
मम्मी को कि आप पीछे चले जाइए, पेरेंट्स अलाउड नहीं है, कैंडिडेट को रहने दीजिए। तो मुझे कहना पड़ा कि कैंडिडेट ये है और मैं उनकी बहुत मदद के लिए आई हूँ। ये है झारखंड की बेटियां और माँ, वाह वाह। हाँ। और फिर मैंने उनको बोला कि आप लोगों की लापरवाही है कि जो मेरी मदर 1994 में JRF करके बैठी है, उसको आज नौकरी दिलाने के लिए एक हिंदी पढ़ाने वाली शिक्षिका के रूप में मुझे पिछले 8.5 सालों से नौकरी मिली हुई है और मैं उसकी रोटी खा रही हूँ हिंदी की, लेकिन आप कुड़ुख की आदिवासी भाषाओं की नौकरियां नहीं दे पा रहे हैं। और इस वजह से मैं आज इंटरव्यू कराने के लिए, जो उल्टा एक रोल होता है कि माँ आती है बेटियों का इंटरव्यू कराने के लिए, लेकिन बेटी आई है माँ का इंटरव्यू कराने के लिए, ये आपके ऊपर सेम है, आपके ऊपर एक मेजर सवाल है। दूसरी बात, उसी इंटरव्यू का वाक्य है कि उन्होंने मम्मी से पूछा कि आप तो पिछले 2-3 साल पहले भी आई थी, आपका तो CV हम लोगों ने देखा हुआ है, कोई कमी नहीं है, लेकिन क्या है ना कि मैडम ये इंग्लिश में होता है और इंग्लिश में तो आपको पढ़ने पढ़ाने के लिए SC रॉय और जितने भी बंग भाषी हैं उतने लोगों के जो एक होल्डिंग है खास करके इन सोशल साइंसेज और ह्यूमैनिटीज में, उससे इतर वो आदिवासियों को स्पेस नहीं दे पाते। मैं यहाँ पे खुल करके बात कर रही हूँ, किसी को तकलीफ हो तो इस हेजेमनी पे जिस तरीके से एक ब्राह्मणवादियों का कब्जा है, उसी तरीके से सोशल साइंस के बहुत सारे फील्डों में बंग भाषियों का मेजर कब्जा है और ये टूटना चाहिए, ये टूटना चाहिए। बिल्कुल। मैं यहाँ पे पॉलिटिक्स के तहत ये बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन अनुभव जनित पूरे विश्वविद्यालयों के आंकड़े निकालिए और आप इस बात को पुख्ता पाएंगे। ठीक है, तो वहां पे 4 साल बोला कि आप तो पिछले 4 सालों से आ रहे हैं इंटरव्यू के लिए, तो आप बताइए कि मतलब आपका CV हमें बार बार देखना अच्छा नहीं लगता है और रिजेक्ट करना भी अच्छा नहीं लगता है। तो मेरी माँ ने बहुत पोलाइटली उनको आंसर दिया कि सर आपके यहाँ रिटायरमेंट की उम्र जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की वो 60 से 65 के बीच होती है, मेरी आयु अभी 58 वर्ष की है और मैं तब तक आऊंगी जब तक मेरी रिटायरमेंट की आयु नहीं आ जाती है। आप भी थोड़ा शर्म महसूस कीजिए कि मतलब आप क्यों नहीं रखना चाह रहे हैं। उस साल मम्मी का सिलेक्शन हो गया, स्थिति क्या बनती है, उनका फोन आता है HOD का, मैडम हम लोग आपको ज्वाइन नहीं करा पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कि हम लोग ट्राइबल स्टडीज में स्टूडेंट्स का इनटेक नहीं कर पाए हैं, तो आप एडमिशन के लिए कुछ स्टूडेंट्स भेजिए ताकि हम आपको अपॉइंटमेंट लेटर दे सके। अब सोचिए एकेडमिया में क्या कुछ चल रहा है। बिल्कुल। वो नौकरी कर सकते हैं, परमानेंट पोजीशंस में है, लेकिन किसी टीचर को रिक्रूट करना है तो वो बोल के आएंगे कि आप कैंडिडेट, आप स्टूडेंट्स लेके आइए, और इस ग्राउंड पे मम्मी को अपॉइंटमेंट लेटर उस वर्ष भी नहीं दिया गया। एक दूसरा वाक्य मैं बताती हूँ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी में मम्मी इंटरव्यू के लिए गई और उस इंटरव्यू में फिर से खेल यही हुआ कि सिलेबस में मम्मी की किताबें लगी हुई है और वो पढ़ाने के लिए अयोग्य करार दी जाती है इंटरव्यू बोर्ड के द्वारा। बिल्कुल। शांति जी ये बता दीजिए, जब नितिशा ये बोल रही है और ये सारे हमारे दर्शक जो देखेंगे, तो मुझे बहुत आपकी सराहना करनी है कि आप में कितनी जीवटता है कि वो आप बार बार जा रही हो, लेकिन ये देखिए कि वो आपके सामने बोलने का ये धारिष्ट करते हैं कि हमारे पास स्टूडेंट नहीं है। दूसरी बात कि आपको लेकर उनको ये पता नहीं है कि आपने कितना योगदान किया है इस पूरे भाषा को लेकर, और जिसको लेकर नितिशा लड़ रही है। तो मैं आप दोनों की जद्दोजहद को भी बहुत प्रणाम भी करती हूँ कि इस तरीके की एक जद्दोजहद है जो दोनों लड़ रही है। नितिशा जी, थोड़ा सा विषय को ये कर रही हूँ कि ये बात तो है कि जिस तरीके से आपने छेड़ा कि केवल जाति की नहीं, भाषा की भी हेजिमनी होती है, रंग की हेजिमनी होती है, एक प्रदेश से आप आए हैं उसकी हेजिमनी होती है। इतना ही नहीं तो एक बहुत बड़ा धारणाएं बना के रखते हैं और उस धारणाओं की भी हेजिमनी होती है। हेजिमनी शब्द दर्शकों को, हिंदी लोगों को मैं बता दूं, एक वर्चस्ववाद। ये जो वर्चस्ववाद होता है तो कभी भाषा के तौर पे वर्चस्व किया जाता है या किसी भी तरीके से अपने आप को उस सत्ता के तहत लाया जाता है कि हमने ही ज्यादा कुछ पढ़ा है या इनको अंग्रेजी कैसे आएगी। ये हालांकि मिशनरी स्कूल में उनकी बुआ नानी भी पढ़ चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी इनको बहुत सारी कुशंकाएं हैं। तो इस हेजिमनी को कैसे टक्कर दी है बाकी भी औरतों ने झारखंड में? आपका तो एक उदाहरण आप दोनों ने दिया है दोनों का, लेकिन इसको टक्कर दे कैसी रही है, और ये देते देते आपने किस तरीके से एक स्त्रीवादी विरासत को हम समझना चाहते हैं, क्योंकि ये शो कन्याओं का और माँ बेटियों का भी है और नानी दादियों का भी है, सारी महिलाओं का है। और इतना ही नहीं तो इनके जो बच्चे हैं यानी लड़के भी हैं, उनके लिए भी है, क्योंकि वो भी समझना चाहते हैं कि मेरी नानी, मेरी दादी, मेरी माँ, मेरी बहन,
मेरी पत्नी कैसी गढ़ी, कैसी बनी और उन्होंने किस तरीके का संघर्ष किया। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए और फिर मैं शांति जी के पास आती हूँ और फिर से आप दोनों के जो बहुत सुंदर सुंदर कुछ क्षण है जो हमारे साथ आप साझा करना चाहते हैं या कोई आप एक कहानी भी बताना चाहते थे तो उसको भी आप शेयर कीजिए, ठीक है? हाँ लता ताई, एक बार क्वेश्चन छोटे में रिपीट कर दीजिए काइंडली। हाँ, हेजीमनी के बारे में हम बात कर रहे थे और जो इस तरीके का वर्चस्ववाद है उसको लेकर आप बात कर रही थी, लेकिन आप दोनों ने तो की जद्दोजहद, लेकिन ऐसी कितनी महिलाएं हैं जिन्होंने इस तरीके की जद्दोजहद की और उसके बारे में आप थोड़ा सा बता सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है एक आदिवासी स्त्री का जद्दोजहद सिर्फ अकादमिक जगतों में नहीं है, जहाँ पे सिर्फ स्कूल और विश्वविद्यालय और नौकरी पाने की जगह हैं, लेकिन उससे इतर एक समाज भी है जो उस समाज में इस तरीके से एक धारणाएं बनती हैं कि आप पहले घर के कामों को निपटाइए, उसके बाद सेकेंडरी लेवल पे आप अपनी पढ़ाइयों को देखिए। या अभी हम लोग बहुत एक प्रिविलेज्ड परिवार से हो गए हैं, तो आज हम पहले अपनी परिवार की पढ़ाई के कामों को देख रहे होते हैं और सेकेंडरी फिर हम घर के कामों को देख रहे होते हैं। तो यहाँ पे इस चीज को समझना होगा कि जिनकी आर्थिकी, जिनका जो इकोनॉमी है वो इतना मजबूत नहीं है कि वो आपको भूखे पेट पढ़ने का एक स्पेस दे, तो हमें उन सभी परिवारों, उन महिलाओं पर बात करनी होगी जहाँ पे ये स्कूल के जो सिस्टम्स हैं वो ना मिशनरीज पहुंच पाए हैं, ना जहाँ पे सरकार की स्कूल्स पहुंच पाए हैं, और स्कूल अगर पहुंच भी पाए हैं तो आप पाएंगे कि वहाँ पे आइदर संसाधनों की इतनी उपलब्धता है कि आपकी गिद्ध जैसी नजरों की वजह से वो सरकारी स्कूल या तो पुलिस को ठहराने की जगह बन गई है, कोबरा के जितने आपके फोर्सेस हैं उनको ठहराने की जगह हो गई है, या फिर माओइस्टों के द्वारा उनको लगता है कि ये एक जो जगह है वो हम पर अटैक करने के लिए किया जा रहा है, इसलिए उसको डिस्ट्रॉय करने की चीजें हो गई हैं। तो इंटीरियर में ये तमाम तरह के कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस के साथ लोग पढ़ रहे हैं, और मुझे बहुत दुख होता है ये सुन करके कि आज पहली कम्युनिटी जो असुर है, पहली कम्युनिटी जो बहुत इंटीरियर में है, बहुत कम संख्या में, सैकड़ों की संख्या में केवल बचे हुए हैं, उसकी एक बेटी इंटर पास करती है, उसकी एक बेटी मैट्रिक पास करती है। तो असुरों के बीच में से अभी वंदना टेटे जी ने एक पोस्ट शेयर किया था और उन्होंने बताया कि 94% ला करके एक 10वीं पास करने वाली असुर की पहली बच्ची है। गर्व किस बात से करूं कि हम उरांव के पास इतनी बड़ी आबादी है जिनके पास सैकड़ों और लाखों की संख्या में ये 94% है, और वैसे कितने सारे असंख्य लोग हैं जिनके पास एक छोटी सी 60 और 70% लाने का स्पेस नहीं बन पा रहा होता है। तो विदिन ट्राइबल, एक अदर ट्राइबल कम्युनिटी के टुवर्ड्स जो हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो सरकार नहीं तय करेगी, जो समाज को तय करना है, जो पॉलिटिक्स नहीं तय करेगी, समाज को अपने अंदर झांक के तय करना है कि बिरजिया, असुर, नगेशिया, ये लोग जो पीछे रह गए हैं, उनकी भागीदारी, उनका प्रतिनिधित्व हमारे बीच से ही उठ करके हमारे समकक्ष आए और हम लोग साथ में मंच साझा करें, हम साथ में चीजों को आगे ले जाएं। हम कभी भी डोडा में रहने वाले आदिवासी समूहों को नहीं जान रहे होते हैं। कच्छ की मैं बात करी थी, गुजरात में कच्छ में जो सहरिया जाति है और आदिवासी समुदाय है, और जो नमक बनाने के दौरान नमकों में इतना ज्यादा लंबा रह जाते हैं कि जब मृत्यु के उपरांत उनको जलाया जाता है तो उनके पैर कभी नहीं जल पाते हैं। इतने नमकीन हो चुके पैर, जो आपके लिए शर्म का विषय बनती है कि जिस नमक को आप अपने दैनंदिन जीवन में इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें एक ऐसा श्रमिक वर्ग लगा हुआ है जिसके पास पहनने को बूट नहीं है और जिसकी वजह से उनके शरीर का सारा हिस्सा गल सकता है सिर्फ पाँव को छोड़ के। ये हम मानवता के जो सभ्यता का विकास हो रहा है, आधुनिकता का विकास हो रहा है, उस पर एक मेजर सवाल और मेजर हथौड़ा मारती है कि कैसे ये एक समुदाय हमसे इस तरीके से रह गया है। तो ये मैंने एक सहरिया और अगरिया है उनके बारे में आपसे बात की है। ऐसे कितने समुदाय हैं जो पीछे ढकेल दिए गए हैं, जो अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है, वो कितना पॉलिटिकली एजेंडा के तहत सबको दिया गया है या कुछ खास कम्युनिटीज को दिया गया है, किनको बार बार निकाला गया है, कब कब किनको डाला गया है, ये सब कुछ एक राजनीति का हिस्सा है। बिहार में कई जातियों को अभी आदिवासी घोषित किया गया है, लेकिन ये आदिवासी जातियां घोषित करके सिर्फ अगर रिजर्वेशन को देखते हैं, 7% में अपनी दावेदारी को देखते हैं, तो ये बहुत खतरनाक है और ये आने वाले उन 7% आबादी के लिए एक मेजर
जो कि 8.6 हो चुका है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो उस पर एक मेजर खतरा है। एक सांस्कृतिक अनदेखे युद्ध में आदिवासी लगातार जूझ रहा है। दैनंदिन फिजिकल जो झेल रहा है वो तो अलग है ही, लेकिन उससे इतर जो वो मानसिक रूप से नहीं दिखने वाले युद्धों में जा रहा है, उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? डाइन बोल करके कौन मारी जाएगी? अभी संथालियों के बीच में ऑनर किलिंग देखने को मिला है। ये कितना कितना घातक है, और इस पर लोग तैयार नहीं है बात करने के लिए। जस्ट दुहाई दी जा रही है कि नहीं नहीं, आदिवासी समाज बाकियों से तो बेहतर है, बाकियों से बेहतर हो सकता है, लेकिन अपने विदीन के अंदर में पड़े हुए घाव को हील करना, ठीक करना, ये हमारी ही अपनी जिम्मेवारी है, और इसके लिए एक वैचारिक प्रतिबद्धता आदिवासी वुमेन रखती है। हाँ, ये बात तो आपने जो कही है उसी को लेकर शांति जी के पास भी आती हूँ। शांति जी, अब आखिरी बात शुरू है। आखिरी बात ये है कि आप और नितिशा, जिस तरीके से एक मैंने देखा है कि एक केवल माँ बेटी का रिश्ता नहीं रह गया है, या नितिशा हो या आपकी बड़ी बेटी हो मनीषा, वो आपकी माँ बन चुकी है और आप उनकी बेटी बन चुकी है। इस तरीके का भी एक रिश्ता हुआ है, और ये एक बहुत खूबसूरत बात होती है जब मुझे मनस्विनी की माँ करके लोग बुलाते हैं, और मनस्विनी मेरी माँ के तरीके से मेरी जो केयर लेती है या जिस तरीके से बातें होती है, तो मुझे लगता है कि वही जज्बा मुझे आप दोनों में भी दिखता है। तो ये बहुत खूबसूरत बात है, और वो शायद हमारी सबकी एक बहुत मैं कहूँगी कि हमारे लिए बहुत एक अभिमान की या गर्व की बात है। अभिमान यानी प्राउड के सेंस में कह रही हूँ कि दैट इज रियली सो प्राउड वाला है, गर्व की बात है। तो आप बताइए कि जिस तरीके का अभी हमारा ये विमर्श चल रहा है, उसमें आप आज के जद्दोजहद में आपकी कुड़ुक भाषा का जीवंत रहना, या फिर जैसे इन्होंने कहा कि आज संथालियों में भी ये हो गया, ऑनर किलिंग वाली बात घुस गई, हमारे इसमें भी कुछ कुछ जगह पे अलग अलग कम्युनिटीज में दहेज वाली बात घुस गई हो, या फिर ऐसे हो गया है कि बहुत पढ़े लिखे लोगों ने आदिवासी जो सचमुच रह रहे हैं एक गरीब तबके की तरह, तो उनके साथ रिश्ता तोड़ दिया हो, या प्रकृति के साथ रिश्ता तोड़ने की बातें हुई हो। ऐसी स्थिति में आज आप दोनों इस रिश्ते को कैसे मजबूती से देखते हो? एक माँ बेटी के रिश्ते को हो, या फिर जो सारे भाई बहन इकट्ठा रहकर जिस तरीके से एक एक गोटुल जैसी जो आपने दोमकुड़िया की जो संस्कृति है उसको जिस तरीके से आपने जिया है, उसको फिर से जिंदा रखने के लिए ये जो विरासतें हैं, ये जो हमारी लीगेसीज हैं, उनको जिंदा रखने के लिए हमने क्या करना चाहिए? शांति जी पहले, फिर नितिशा जी, और उसके लिए कुछ गीत होगा तो आप दोनों जरूर प्रस्तुत करिएगा। तो शांति जी। हाँ, सचमुच में मैं अपनी बेटी के बारे में मैं क्या बताऊं, मैं बहुत खुश होती हूँ, बहुत जो आपने कहा प्राउड फील करती हूँ कि अब वो मेरी माँ है, और एक माँ की तरह मेरी सेवा या मेरा ख्याल करना एक एक चीज के लिए, तो मुझे बहुत खुशी होती है। जब वो होती है तो मैं थोड़ी उतनी ही लापरवाह होती हूँ क्योंकि वो मेरी देखभाल करती है, तो थोड़ा सा कभी कभी तंग करती हूँ कहने जैसा मुझे लगता है। और हम लोग जब घर में भी होते हैं, छुट्टी में जब आती है, तो हम लोग खाने पीने के दौरान या घर के कामों के दौरान अपने समाज की बात भी होती है, भाषा संस्कृति की बात होती है, धुमकुड़िया की बात होती है, या तो फिर हम लोग किस तरह से अपने धुमकुड़िया को, जो उसमें अच्छी अच्छी बातें थी, उसको हम लोग किस तरह से फिर ला सकते हैं, इस तरह की बातें हम लोगों के बीच में होती है। और जो सामाजिक रूप से जो भी बैठकें होती है जगह जगह पे, वहां भी हम लोग कोशिश करते हैं पहुंचने के लिए। और अभी तो कोरोना की वजह से दूरी बन गई है, तो समाज के जो भी अगुआ है या जो इस तरह के काम कर रहे हैं, समाज के प्रति जिनका रुझान है, रुचि है, उनके साथ जो एक मिलना और बैठना, और भविष्य का जो भी प्लानिंग करना है, या किस काम को हम, संस्कृति की बात है तो वहां पे कैसे काम करना है, धर्म की भी एक बहुत बड़ी बात यहाँ चल रहा है, आप लोगों को न्यूज के माध्यम से पता ही होगा, धर्म को लेकर की भी कई बातें यहाँ पे हो रही है, जिसमें कई राजनीतिक अड़चने भी हैं, या राजनीतिक बहकावे भी हम कह सकते हैं, ये भी है। तो शिक्षा की बातें होती है,
जो हम लोग मिशन स्कूल की बात करते हैं, सरकारी स्कूलों की बात करते हैं, आंगनबाड़ी स्कूलों में जो सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, या जो भोजन के रूप में दिया जाता है, महिलाओं के प्रति जो वहाँ पे सुविधाएं दी जा रही है, तो इन सारे मुद्दों पर हम लोगों के बीच में बात होती है। और अंततः हम इस मुकाम पर पहुंचते हैं कि जो हमारा धुमकुड़िया सिस्टम था उसको हम कैसे पुनः व्यवस्थित करेंगे। और आज के युग के अनुसार, क्या हम वैश्वीकरण की बात करते हैं, तो उसके अनुसार हम धुमकुड़िया को किस तरह बनाएंगे, क्या क्या हम सुविधाएं देंगे जिससे हम अपने बच्चों को गाइड कर सके पूरी दुनिया के हिसाब से। आज हम कहते हैं कि पूरी दुनिया एक गांव है, तो हम उस परिवेश में अपने बच्चों को, जो गांव में रह रहे हैं, जो आज तक सड़क नहीं देखे हैं, जो आज तक गाड़ियां नहीं देखी है, तो ऐसे बच्चों को हम किस तरह से धुमकुड़िया के माध्यम से हम उनको शिक्षित करेंगे। और हम ये प्लानिंग लास्ट में करते हैं कि धुमकुड़िया को भी हम आधुनिक बनाएंगे। जो प्राचीन परंपरा हमारे गांवों में था, हमारे परंपराओं में था, उस पुरानी परंपरा की अच्छी बातें और जो आधुनिकता की अच्छी बातें, आज कंप्यूटर है, टेलीफोन है, संचार के तरह तरह के माध्यम है, उससे हम अपने धुमकुड़िया को जोड़ेंगे और हमारे बच्चों को परंपरा के अलावा वो आधुनिकता की सारी चीजों को सिखाएंगे, संचार के माध्यम से जोड़ेंगे। और तब जब हम दोनों को मिलाकर चलते हैं, परंपरा को और आधुनिकता को, तब हमारे बच्चे जो हैं वो आगे बढ़ेंगे। और जो सरकार हमें स्पेस नहीं देती है, जगह नहीं देती है, हम अपने बच्चों को ऐसा तैयार करेंगे कि वो वहां पर अपने आप को इस तरह साबित करें, इस तरह पेश करें कि उन्हें जगह देना ही पड़ेगा। ये हमारा हम दोनों का या परिवार के लोगों का बातचीत इस तरह का होता है। बात आपने की है, मुझे लगता है कि नितिशा बिल्कुल कम समय बचा है, आपको 2-3 मिनट में ये बात बिल्कुल करनी पड़ेगी जो मम्मी ने अलाकर रखी है, माँ शांति जी ने। और माँ को क्या कहते हैं कुड़ुक में? हाँ, आयो आयो आयो। ये आयो है जो आपने सेव करके रखा है आपके व्हाट्सएप पे, आयो का आपका तो ये जो आयो है, ये आयो ने जो बात की है बिटिया, तो वो आप किस तरीके से मल्टीकल्चरलिज्म से, सांस्कृतिकता से जोड़ती हो, क्योंकि उन्होंने वैश्वीकरण को भी जोड़ दिया और धुमकुड़िया को भी जोड़ दिया, तो आप उसको कैसे देखती हो कि किस तरीके से हो जाना चाहिए ताकि हम लोग एक बहुत नए परिवेश में, नए आने वाली आपके जैसे जनरेशन ने अगर राज सत्ता संभाली तो वो कैसे देखेंगे? लता ताई, मैं इसको बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगी कि हम लोगों के पास क्या होता है कि पेरेंट्स जो होते हैं, बच्चे वही बनना चाहते हैं। तो मेरी माँ एक कुड़ुक भाषी थी और मुझे उनकी तरीके से एक कुड़ुक भाषा का ही स्कॉलर बनना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ कि मेरी माँ के साथ जो एक अकादमिक छल हुआ, तो उन्होंने हमें बोल दिया कि नहीं नहीं, घर में कुड़ुक नहीं चलेगा, स्कूल में क्योंकि हिंदी में रोटी है, अंग्रेजी में रोटी है, इसलिए तुम लोग हिंदी इंग्लिश पढ़ने जाओ, तुम्हें भाषा नहीं पढ़नी है। लेकिन मैं इस बात से आज डिसएग्री करती हूँ और माँ से इस बात पे हमारी थोड़ी बहस भी होती है कि मम्मी को लगता है कि मम्मी की तरह सैकड़ों हजारों स्टूडेंट हो चुके हैं जो कुड़ुक, मुंडारी, संथाली आदि की पढ़ाई कर करके या तो रिक्शा पुलिंग का काम कर रहे हैं या तो फिर रेजा कुली का काम कर रहे हैं, मजदूरी का काम कर रहे हैं। और मेरा एक बच्चा जो भाषा चेंज किया, जिसमें रोटी थी उसको रोटी मिल गई। तो इस बात से मतलब एक बातचीत ये रहती है कि मुझे मेरे से मेरी मातृभाषा एक परिवेश की वजह से, एक नौकरी पेशा में भाषा के इस्तेमाल के दबाव की वजह से मुझसे लूट ली गई, मुझसे छीन ली गई। मुझे कुड़ुक नहीं आती है और कुड़ुक का संबोधन और चीजें जो भी मैं सीख पाई हूँ, जो गीत सीख पाई हूँ, वो माँ के बहुत कम प्रयोग की वजह से सीख पाई हूँ। और मेरे घर में लोगों ने बातचीत के लिए क्रम चुन लिया कि कुड़ुक में रोटी नहीं है, मुंडारी में रोटी नहीं है, तो चलो हिंदी और अंग्रेजी में बच्चों को पालते पोसते हैं, रोटी मिल जाएगी। रोटी तो मिल गई, लेकिन जो एक पहचान मिलनी चाहिए थी, एक लोगों से जो अपनत्व मिलना चाहिए था, वो चीज हम लोगों ने खत्म किया और उस एंसेस्ट्रल भाषा की हमने हत्या की, जो एक दबाव से हुआ, सांस्कृतिक दबाव से हुआ, पूंजी के दबाव से हुआ, लेकिन ये हुआ। और इसको आज रिवाइव करने की जरूरत है, क्योंकि आदिवासी के पास आप जमीन लूट सकते हैं, आप उनकी तमाम चीजों को लूट सकते हैं, जो नहीं लूट सकते थे वो उसका नॉलेज था और उसकी भाषा थी। लेकिन भाषा पे भी ऐसा अटैक हुआ कि वो भी आज हमारे बीच में नहीं रही है। और मुझे लगता है कि उसको फिर से रिगेन करने के लिए, धुमकुड़िया जैसे जगहों को रिगेन करने के लिए, उसको फिर से कहीं ना कहीं लोक की
जो लोकतंत्र की एक लोक कल्याण नीति है, उसके तहत हम लोगों को उसको रोटी और रोजगार से जोड़ना होगा, आदिवासियत को रोजगार से जोड़ना होगा, तभी ये कम्युनिटीज के सर्वाइवल स्किल बच पाएंगे। अदरवाइज मीडिया में और जो तकनीक है, तकनीक पे कब्जा किनका है? जिनके पास पैसा है। और वो पैसा किनके पास है? बहुत स्पष्ट रूप से वो सवर्णों के पास है, वो अवर्णों के हिस्से में नहीं है। आज हम ऑनलाइन शिक्षा और एजुकेशन की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे जूम लिंक से शेयर कर रहे हैं, दिल्ली में, रांची में और महाराष्ट्र में बैठ करके। ये शेयरिंग के विकल्प गांव के मेरे बिल्कुल हनहट गांव, जो मेरा नानी घर है या दादी घर जो है, वहां पे बिल्कुल इंटीरियर में नहीं संभव है। तो मैं अपनी जैसी नितिशा और पाना की अगर बात करूं तो ये नाकाफी होता है जब मैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन को बात कर रही होती हूँ कि चीजें जो आपने तैयार की है, जो आपने सिस्टम एजुकेशन का बना रखा है, NAP 2020 ला रखा है, उसके तहत में रिवाइवल नहीं है। हम लोगों को उस रिवाइवल के प्रयास विथ डिमांड और विथ एकदम कॉन्शियसनेस डेवलप करके करना पड़ेगा। और आदिवासियत बचेगी तो पृथ्वी बचेगी, पृथ्वी बचेगा तो सारी मानव सभ्यताएं बच रही हैं। तो इसी आग्रह के साथ मैं अपनी ये बात को अंत करना चाहूंगी। लता ताई, थैंक यू। गा दीजिए 2 लाइनें, एक बहुत सुंदर आदिवासी गीत कुड़ुक भाषा की 2 लाइनें तो गा दीजिए अगर है तो। शांति जी या नितिशा जी? हाँ नितिशा गाएंगे। मैं एक छोटा सा सुना सकती हूँ। ये गाना है, एक बच्ची है वो गा रही है, अपने बाबा से कह रही है, बाबा, पिताजी को कहते हैं हमारे यहाँ, हे बाबा होए लूर कुड़िया तैयो लिखियो न पढ़ो नहीं, लूर कुड़िया तैयो लिखियो न पढ़ो नहीं, दामनो छाड़ रही आंगे ईमा काछी ओनी, हे बाबा होए। मम्मी से चाहूंगी अनुवाद रख दे एक लाइन में। एक लाइन में अनुवाद कर दीजिए। नितिशा को पता है लेकिन वो मम्मी से चाह रही है। एक बच्ची अपने पिता को कहती है कि ए बाबा, मुझे स्कूल भेजो, मैं वहां पे पढ़ूंगी, लिखूंगी और एक अच्छा आदमी बनूंगी, मुझे पढ़ने का एक मौका दीजिए, ये एक मौका है, इसलिए आप मुझे स्कूल भेजिए और इस मौका को मत गंवाइए। ये इसी गाने का हम लोग खत्म करते हैं अभी और कहते हैं कि हे बाबा और ए मैया, मुझे स्कूल भेजिए। और ये जो स्कूल में गई है, उन लड़कियों ने फिर से अपनी विरासत के लिए, जिस तरीके से भाषा की हत्या की गई है, जिस तरीके से आदिवासी धुमकुड़िया की हत्या की गई है या फिर गोटुल की हत्या की गई है, उन सारी संस्कृतियों को फिर से एक करके सहजो कर एक बहुविधता इस देश की जो है उसको जतन करने की बात आज शांति जी ने और नितिशा जी ने हमारे सामने रखी। मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ।